Dear student, my name is Madhav Misra and I am going to teach you gravitational pull, gravitation, that is in the 9th chapter, the most important chapter of the 9th class. मैं इस वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए इजी वे में ग्रेविटेशन को पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक फर्स्ट you know that gravitation. What is the gravitation? Gravitation means the everything in the universe, every object in the universe attract every other object. There are two possibilities. One, the object will be small, you can say the object will be small, and second, the object will be big or large. When the force of attraction act between the small object and the big object, then the big object attract a small object. This is seen in our normal life. Like कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरता है तो वो अर्थ पे आके गिरता है। क्यों? क्योंकि अर्थ, मून, सन, these are the small object. Their gravitational pull is greater than the stone, book and pen. So we see that पेन, बुक, ये सारे चीज़ अगर ऊपर से गिराए जाए तो वो अर्थ की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। लेकिन पेन और बुक और पेन के भी जब भी पेन और बुक रखा रहता है तो उसके बीच भी एक ग्रेविटेशनल पुल काम करते रहता है। लेकिन सिंस इन दोनों का मास इतना कम होता है कि इनके बीच का ग्रेविटेशनल पुल इतना कम होता है कि हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते हैं और हम उस फोर्स को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि ग्रेविटेशन पुल जो होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है, चाहे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट रहे या लार्ज ऑब्जेक्ट रहे। जब लार्ज ऑब्जेक्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन पुल काम करता है तो लार्ज ऑब्जेक्ट के तरफ हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को खींचता हुआ देखते हैं। बट जब दो स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल पुल काम करता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। नाउ come to the difference between the gravitational force and the gravity. What is the difference between the gravitational force and the gravity? Once you say gravity means one object will be earth and the another object will be anything. You can say anything. It may be sun, it may be moon, it may be stone, it may be book, anything. Then the force of attraction between the earth and any object is called gravity. सिंपल शब्दों में कहें तो अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये ग्रेविटी जो है वो एक टाइप का, हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। ग्रेविटी एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल ही होता है। बट वहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अर्थ बना देते हैं। एक ऑब्जेक्ट अर्थ ही होगा। चूँकि हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं इसीलिए हमें ये फोर्स बनाने की ज़रूरत, हमारे दिमाग में ये फोर्स समझने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हमें वही विजिबल होता है। इसीलिए ग्रेविटी का कंसेप्ट आया। जब अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है तो उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। नाउ कम टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन. व्हाट डज इट से? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. द फर्स्ट रूल ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मान लो कि अगर दो ऑब्जेक्ट, एक m1 मास का है और एक m2 मास का है, और उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि वो ग्रेविटेशनल पुल ही होगा। तो वो जब फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटेशनल पुल का मान किसके बराबर होगा? तो वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मीन्स m1 इंटू m2 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स के। मतलब जैसे जैसे दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट, मतलब मान लो ये अगर 5 है, ये अगर 6 है, तो ये 30 के जी 30 और 30 5 और 6 हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 30। और जैसे जैसे इसका मास हम बढ़ाते चलेंगे दोनों का, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता चलेगा। यहीं से ये क्लियर हो जाता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट में से किसी का भी मास बढ़ाया जाए तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें तो फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब मैंने जैसे मान लिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा बी है, और यहाँ पे ए और बी के बीच में डिस्टेंस मैंने रखा है आर डिस्टेंस। मैंने सपोज कर लिया कि इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इसके डिस्टेंस से भी रिलेशन होता है, क्योंकि जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतना ही उसका ग्रेविटेशन पुल कम लगेगा, और जितना पास ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही उसका ग्रेविटेशन पुल क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब हम दूर रखे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है, तो एक रूल बोलता है कि ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, चूँकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के ही 1/a कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सीधा ऐसे करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल देके m1 × m2 लिखा, वहीं पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² में लिखता हूँ। चूँकि यहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसीलिए मैंने ऊपर नहीं लिख के 1/r² लिखा है। ये आपको समझ में आ गई होगी, 1/r² में लिखता हूँ। मतलब क्या है कि जब दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है उसके स्क्वायर का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि सीधे शब्दों में कहें तो जिस तरह से इसका स्क्वायर, जैसे आप बात कर रहे हो रेडियस का, तो इसका रेडियस बोल रहा हूँ, मतलब ये जितना डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस मैंने आर मान लिया है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स किस तरह से बढ़ेगा, उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। अगर हम रेडियस को दोगुना कर दें, फोर्स घटेगा इसके स्क्वायर के तरह से घटेगा। मतलब मान लो कि अगर रेडियस आर था तो फोर्स थोड़ा सा बढ़ रहा था, 1 यूनिट के लगभग बढ़ रहा था। अगर हम रेडियस को 2r कर दें तो फोर्स जो है वो घटेगा 4r यूनिट से। मतलब रेडियस के अनुसार ही क्या होता है, फोर्स इसका घटता है। ये दोनों रिलेशंस थे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू कैन से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यू कैन से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force is inversely proportional to r². Now from the above we can see that force is directly proportional to m1 × m2 and force is inversely proportional to r². Then force is directly, by combining these two we can say that force is directly proportional to m1 × m2 but r². Here r is the distance, m1 is the mass of the object and m2 is the mass of the another object. So force is directly proportional to m1 × m2 but r². Now come to here. If we know force is directly proportional to m1 m2 but r², so one thing I know that when we have to remove the proportional sign, we have to give one constant. Here see, जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो मुझे एक कांस्टेंट देना पड़ता है, और जहाँ पे मैंने g ले लिया, जो कि g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सी हियर, g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और you can add a word universal. Why universal? Because the value of the g will remain always same, and इसे फाइंड किया गया g का वैल्यू, और g का वैल्यू कितना होता है, g इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻11, और यूनिट क्या होता है इसका,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. Now understand, first you know the formula F is equal to G m1 into m2 बटे r square. This is the formula for the gravitational formula for the gravitation. Now see here I have written that if we double the distance between the two bodies, then the gravitational force become 1/4. What does this mean? Like here, if we double the distance between these two, जैसे ही हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, यहाँ पे मान लो r था, और अगर मान लो कि f को हम सेम रहने दिए, g m1 इंटू m2 लिखा, और बाय आर स्क्वायर के जगह पे जब हम 2r स्क्वायर कर देंगे, तब मेरा फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, जी m1 इंटू m2 बटे 4r स्क्वायर आ गया. मतलब हमने देखा कि फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 हो गया. ये स्क्वायर के आधार पे बढ़ता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है. आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है.